जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन देखेंगे हमारा आज का खूबसूरत विचार क्या कहता है। तो दोस्तों ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। मंजिलें बनती ही पहुंचने के लिए हैं, मंजिलें होती ही हासिल करने के लिए है। अगर आपने मंजिल तय किया है तो जाहिर सी बात है उस मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आप लगातार कोशिश करते रहिए, एक रास्ता फेल, दो रास्ता फेल, तीन रास्ता फेल। फेल्योर आपको आगे बढ़ने का और हौसला देता है। ठीक है ना, ये रास्ता मुझे नहीं समझ में आया, अगला रास्ता, ये नहीं समझ में आया, अगला रास्ता। ऐसे हो सकता है कि 100 रास्ते हो वहां तक पहुंचने के और आप 99 पे फेल हो चुके हो और आखिरी रास्ता बचा हो आपके सफल होने का। तो आप लगातार कोशिश करते रहिए, क्योंकि रास्ते जरूर मिलेंगे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखेंगे एक आईएनएस अंजादीप, आईएनएस अंजादीप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है बच्चे, कमीशन किया गया। कमीशन शब्द का मतलब होता है बच्चे, जब कोई आईएनएस का मतलब देखो पहले, आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। ठीक है बच्चों, आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। ठीक है बच्चे, इंडियन नेवल शिप आईएनएस कहलाता है। तो यहाँ पे आईएनएस अंजादीप है, आईएनएस अंजादीप आपको दिखाई देगा। ठीक है, अंजादीप। ठीक है बच्चे, अंजादीप की कमीशनिंग की गई है। कमीशनिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नेवी को सौंप देना कि हाँ भैया ये रही आपकी शिप, आप इसको ऑपरेट करो। ठीक है, नेवी को सौंप देना। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्या? नेवी, नेवी को सौंप देना, सौंपना कि अब आईएनएस अंजादीप सर आपका है, आप अब इसका इस्तेमाल करोगे, उसको कमीशनिंग करना कहते हैं। ठीक है, अब आईएनएस अंजादीप को कहां पे कमीशन किया गया है? ठीक है बच्चे, कहां पे कमीशन किया गया है? तो चेन्नई पे किया गया है। ठीक है, कहां पे कमीशन किया गया है? आप लोग देखोगे तो चेन्नई पे कमीशन किया गया है। ठीक है, चेन्नई में कमीशन किया गया है, चेन्नई में। अब ये आईएनएस अंजादीप किस क्लास की शिप है? एक होता है कैटेगरी, किस कैटेगरी की शिप है? तो बच्चों ये है ASW, एंटी सबमरीन। ठीक है बच्चों, एंटी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। ठीक है बच्चों, दुश्मन की पनडुब्बी के खिलाफ वार करने वाला, एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि युद्ध के मैदान। ठीक है बच्चों, वॉरफेयर, जो दुश्मन की पनडुब्बी के खिलाफ वार करने वाला। शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है बच्चों, शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, शैलो, शैलो वाटर क्राफ्ट, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? ये इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा नीचे गहराई वाले पानी में नहीं, ऊपर पानी में रहता है। और ऊपर पानी में इसलिए रहता ताकि दुश्मन की पनडुब्बी हमारी पनडुब्बी का पता ना लगा सके। देखिए होता क्या है, दुश्मन की पनडुब्बी हमारी पनडुब्बी का कैसे पता लगाती है? एक तरंग निकलती है, हमारी पनडुब्बी से टकरा करके दुश्मन की पनडुब्बी पे वापस जाएगी। जैसे मान लीजिए ये रहा पाकिस्तान की पनडुब्बी, ये रही भारत की, तो पाकिस्तान की पनडुब्बी तरंग निकल के वापस जाएगी तो पता चल जाएगा कि भारत की पनडुब्बी यहाँ पे। इसको सोनार सिस्टम हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोनार सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो सोनार सिस्टम है, तरंगे ज्यादा गहराई में बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि पानी की उथल पुथल तो होती नहीं है, तो तरंगे इजिली जाती है, तो इजिली दुश्मन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी शिप है, भारतीय शिप है कि नहीं है, है ना? तो यहाँ पे उथले पानी का मतलब ऊपर में लहरें ऊपर नीचे कर रही होती हैं, तो तरंगे ऐसे जाएंगी तो तरंगों की लहर टूटेगी। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली शिप है ना, उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऊपर का मतलब सतह के ऊपर नहीं, थोड़ी कम गहराई में, थोड़ी कम गहराई, ऊपर से तो पानी रहेगा लेकिन थोड़ी सी कम गहराई में आप लोग शिप को देखोगे। तो उस तरीके की शिप यानी कि बहुत सोच समझ के बनाई गई है। तो इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है? ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, SWC यानी कि शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। और इसको ईस्टर्न नेवल कमांड ने क्या किया है? कमीशन, ईस्टर्न नेवल कमांड। नेवल कमांड की बात करते हैं तो हमारे पास 4 नेवल कमांड है। ठीक है बच्चों, 4 नेवल कमांड है, याद रखना। ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया और सदर्न हो गया। नॉर्दर्न कमांड नहीं है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड आप लोग देखोगे। और इसके बाद अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है वो कमांड। तो यहाँ पे ईस्टर्न कमांड ने इसको क्या किया है? कमीशन किया है, ईस्टर्न कमांड। ठीक है बच्चे, ईस्टर्न कमांड आप लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, ईस्टर्न कमांड। ठीक है बच्चों, याद रखेगा, ईस्टर्न कमांड। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे
आगे और चीजें कि ये जो क्लास है ASWC, इस क्लास की 8 सबमरीन बनानी थी। कितनी? 8 सबमरीन बनानी थी। ठीक है बच्चों, 8 सबमरीन का टारगेट था कि बच्चों हम लोग 8 सबमरीन बनाएंगे इंडियन नेवी के लिए। ठीक है बच्चों, 8 सबमरीन बनाने का टारगेट लिया गया था, जिसमें से तीसरी सबमरीन है। ठीक है, ये कौन सी है? तीसरी है, थर्ड सबमरीन है। ठीक है बच्चे, थर्ड सबमरीन आपको ये दिखाई देगी। क्लियर बच्चों? और जो पहली और दूसरी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहली आप लोग देखोगे INS माहे, INS माहे, और दूसरी आप लोग देखोगे बच्चे INS मालवन, INS मालवन। ठीक है बच्चों, INS मालवन, मालवन, INS मालवन। ठीक है बच्चों, INS माहे पहली, INS मालवन दूसरी, और INS अंजनी तीसरी अभी पानी में उतार दी गई है, कमीशनिंग कर दी गई है। तो भारतीय नौसेना ने INS माहिर और INS मलवान के बाद तीसरे ASWC यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट पोत यानी कि शिप INS अंजादीप को कमीशन किया, जिसे बनाया किसने है? GRSE। GRSE का मतलब क्या होता है? गार्डन रिच शिप बिल्डर। ठीक है बच्चों, क्या मतलब है इसका? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर। ठीक है बच्चों, शिप बिल्डिंग इंजीनियर, शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स। ठीक है बच्चों, इंजीनियर्स। GRSE ये कलकत्ता की कंपनी है। कहाँ की? तो ये कोलकाता की एक कंपनी है। कोलकाता की क्या है? एक कंपनी है, इसने बनाया है। तो सारी सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, और आप लोग नोट्स जरूर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आता है आप लोगों के पास, वो क्या है बच्चे? 9 कंट्री के बाद अब यूपीआई हमारा हमारा यूपीआई भारत का इजराइल भी अपनाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे इजराइल यूपीआई अपनाएगा। अभी इजराइल और भारत के बीच में समझौता हुआ है, इजराइल और भारत के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, और किस तरीके का समझौता हुआ है कि अब हमारा यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कौन अपनाएगा? तो इजराइल अपनाएगा। और ऐसा करने वाला दुनिया का 10वां देश कहलाएगा, 10वां देश। 9 देश ऑलरेडी हैं जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, 9 देश ऑलरेडी है। तो जो ये आपका इजराइल 10वां देश। मैं आपको बार बार बता रहा हूं बच्चों कि गूगल पे मैंने जब पूरा रिसर्च किया, तो आपने देखोगे गूगल पे आपको कई जगह पे 6 देश दिखाई देंगे, कई जगह पे 7 देश, कई जगह पे 8 देश दिखाई देंगे, है ना। लेकिन ओवरऑल जब आप जाके पूरी वेबसाइट चेक करोगे, सरकारी वेबसाइट चेक करोगे, ठीक है, द हिंदूज के कॉलम्स चेक करोगे, तो आपको क्या पता चलता है कि पहले 8 ऐसे देश थे जो कि यूपीआई का इस्तेमाल करते थे। ठीक है बच्चों, नौवा आपका बना सिप्रस, और उसमें आप लोग देखोगे कि अब 10वां आपका इजराइल बनेगा। सबसे पहले जो है भूटान, पहले नंबर पर भूटान। ठीक है, भूटान ने सबसे पहले अपनाया था हमारे यूपीआई को, सबसे पहले भूटान नहीं अपनाया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देखोगे भूटान के बाद तमाम देश है, सिंगापुर हो गया, कतर हो गया, मॉरिशस हो गया, यूएई हो गया, सिप्रस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए सिप्रस को बाद में देखते हैं। श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इजराइल हो गया। ठीक है बच्चे, तो यूएई, भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरिशस, इजराइल, नेपाल, श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज हो गए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि यूरोप की 2 कंट्रीज हैं, ये दोनों कंट्रीज यूरोप की है। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज कहाँ की हैं? यूरोप की है। ठीक है, तो यूरोप में पहले नंबर पे आप लोग फ्रांस देखोगे, यानी कि ओवरऑल आप देखोगे ना, तो ओवरऑल तो भूटान पहले नंबर पे आता है हमारा यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पूरे यूरोप की, तो यूरोप में फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने हमारा यूपीआई इस्तेमाल किया था। और अभी फ्रांस में टोटल 2 कंट्रीज है जो कि हमारी यूपीआई इस्तेमाल कर रही है, एक सिप्रस देखोगे और एक आप लोग देखोगे फ्रांस। ठीक है बच्चे, एक सिप्रस और एक फ्रांस आप लोग देखोगे। तो ये टोटल 9 कंट्रीज हैं। सिप्रस का आप लोगों को बहुत जगह नहीं मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, लेकिन सिप्रस का यूरो बैंक है, यूरो बैंक जो सिप्रस का संस्था है, वो हमारे यूपीआई के साथ कनेक्टेड है। तो यूरो बैंक हमारी यूपीआई इस्तेमाल करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन देशों में जाएंगे, तो जैसे आज की डेट में हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जाके पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो आप देखोगे इजराइल जो है आपका कौन सा देश बन चुका है? तो 10वां देश बन चुका है। किस मामले में भाई साहब? तो 10वां देश बन चुका है यूपीआई इस्तेमाल करने के मामले में। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग एक एक चीज। अभी देखिए 8 इसमें काम करने के बाद यूपीआई अब 8 नहीं बच्चे 9 है। ठीक है बच्चों, 8 नहीं है 9 है, याद रख लेना। ठीक है, 9 है। ठीक है, चलिए, तो 9 देशों में काम करने के बाद यूपीआई अब भारत और इजराइल के बीच समझौते के बाद
इसराइल में भी फैल गया है। ये 9 देश हैं, ठीक है, ये 9 देश हैं, इसमें 8 होगा शायद, ठीक है। भूटान, नेपाल, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस और साइप्रस, ठीक है। इसमें कतर नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें बच्चों, ठीक है, सिर्फ यूएई सारा, ठीक है, कतर नहीं है इसमें, ठीक है, कतर नहीं है, तो याद रख लेना। तो आप लोग देखोगे बच्चे कि टोटल आपको कतर है, अच्छा कतर तो है, ठीक है, कौन सा नहीं है यहाँ पे, चलो आप लोग देख लेना कौन सा नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। भूटान, नेपाल, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस, कतर, साइप्रस, ठीक है बच्चों, ठीक है, याद रखना। तो आप ओवरऑल देखोगे कि इजराइल के साथ यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अब हमारा यूपीआई जोड़ दिया गया है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे यहाँ पे क्या है, भारत में राष्ट्रव्यापी मानव पैपिलोमा पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। भारत में नेशन वाइड यानी पूरे भारत में शुरू किया जाएगा क्या, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा पेपिलोमा वायरस टीकाकरण, पेपिलोमा वायरस टीकाकरण। अब देखिए पेपिलोमा वायरस टीकाकरण क्या है। पेपिलोमा वायरस टीकाकरण एक वैक्सीन है, ठीक है बच्चों। पेपिलोमा वायरस, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HPV वैक्सीन, HPV वैक्सीन, जैसे पोलियो का वैक्सीन था ना, पूरे हम लोग पूरे भारत में पिलाते थे, वैसे ही HPV वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये वैक्सीन अभी लगाई जा रही है पूरे देश में। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। शुरुआत कहां से किया गया है इसका, तो अजमेर से शुरुआत किया गया है, अजमेर से इसका शुरुआत किया गया है, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। अब देखिए क्या है, फ्री सिंगल डोज गर्दसील गर्दसील 4, और कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, ठीक है, ये वैक्सीन आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। और इसका एक टाइप है, कौन सा गर्दसील 4, गर्दसील 4, इस वैक्सीन का एक टाइप है क्या, गर्दसील, ठीक है बच्चों, गर्दसील 4, गर्दसील 4 इस वैक्सीन का एक टाइप है, आप लोग देखना, ठीक है। ये दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, तो 14 साल तक की ओल्ड गर्ल्स को दिया जा रहा है, यानी कि उम्र कितनी है, 14 साल तक की लड़कियों को दिया जा रहा है, ठीक है, 14 साल तक की लड़कियों को दिया जा रहा है। और ये किस तरीके की बीमारी को ठीक करती है, ऐसे कौन सी बीमारी है बच्चों, याद रखना। तो आप देखोगे 14 साल तक की बीमारी को, और कौन सी बीमारी है भाई साहब, तो सर्वाइकल, ठीक है बच्चों, सर्वाइकल 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 महिलाओं में होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना, सर्वाइकल सर्वाइकल बीमारी, सर्वाइकल बीमारी को इलाज करने के लिए आप लोग देखोगे कि वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण यानी कि HPV वायरस अभियान की शुरुआत की, ठीक है। सर्वाइकल और अन्य HPV संबंधित कैंसर से बचाव के लिए 14 वर्षीय लड़कियों को मुफ्त में सिंगल डोज गार्डासिल 4 दिया जा रहा है, ठीक है बच्चे, याद रखना। ये वैक्सीन का नाम है, और ये वैक्सीन का नाम है, और इसी का एक पार्ट आप लोग देखोगे गर्दासिल 4, ठीक है बच्चे। सर्वाइकल को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, टीकाकरण अभियान। अभी देखिए अगला, ठीक है, पाक्योंग पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदला जा रहा है, पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदला जा रहा है, और किसके नाम पर रखा जाएगा, तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। तो देखेंगे सिक्किम, सिक्किम का इकलौता एयरपोर्ट, ठीक है बच्चों, सिक्किम का, ठीक है, इकलौता, याद रखेंगे आप लोग, इकलौता एयरपोर्ट है ये, इकलौता एयरपोर्ट है सिक्किम का। और जब ये बना था ना, तो भारत का 100वां एयरपोर्ट बना था, ठीक है बच्चों, भारत का कौन सा 100वां 100th एयरपोर्ट बना था ये, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। ये गैंगटॉक से तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास है, और नाम क्या है इसका, तो पाकयोंग हवाई अड्डा, ठीक है बच्चे, कौन सा नाम है इसका, पाकयोंग हवाई अड्डा, पाकयोंग हवाई अड्डा आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है, पाकयोंग हवाई अड्डा, ठीक है बच्चों। अब सिक्किम का इकलौता हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, और भारत का 100वां इसको बनाया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने गांधी जी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, असहयोग आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे
बहुत सारे जो आंदोलन है, कार्यक्रम है, उनमें पार्टिसिपेट किया गांधी जी के साथ। ठीक है बच्चे, अब आप देखोगे उन्हीं के नाम पे इस हवाई अड्डे का नाम बदला जा रहा है। तो सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर बदलने की घोषणा की है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और सिक्किम के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करते हुए। ठीक है बच्चों, तो ये एयरपोर्ट का नाम आप लोग ध्यान में रखना। आगे देखिए, अश्वनी वैष्णव सर ने 3 मेन रिफॉर्म किए हैं, परिवर्तन किए हैं रेलवे में। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड 3 तरीके के अनाउंसमेंट किए, चेंजेस किए हैं अश्वनी वैष्णव साहब ने। रेलवे मंत्रालय है इनके पास, तो जाहिर सी बात है भैया ये अभी इन्हीं के पास पूरा अधिकार है। तो 3 चीजें चेंज किया इन्होंने, 3 पॉइंट याद रखना। पहला इन्होंने क्या किया है, रेल टेक पॉलिसी बदली है, यानी कि रेलवे में रेलवे से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ठीक है बच्चों, क्या किया इन्होंने, रेलवे से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में चेंज किया है, यानी कि इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, रेल टेक पॉलिसी 2026। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है, रेलवे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, कि भाई खूब सारा हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोग देखोगे एआई की बात करते हैं, हम लोग एआई की बात करें, एआई इस्तेमाल करना है रेलवे में। अभी आप देखोगे कि जो हाथियों को सेंस करने वाला एआई भी बना दिया गया है, कि ट्रैक पे अगर कोई हाथी गुजर रहा है तो दूर से पता चल जाएगा। धुंध में ट्रेनों को सिग्नल नहीं दिखता है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कनेक्शन अपने आप ही स्थापित हो जाएगा, कि वो सिग्नल के पास भी एक डब्बा लगा है, यहाँ भी डब्बा लगा है, जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है तो ट्रेन को पता चल जाएगा कि भैया आगे सिग्नल है। तो इस तरीके का एआई का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो रेल टेक पॉलिसी 2026 आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोग ये हो गया। ठीक है, रेल टेक पॉलिसी, उसके बाद रेल टेक पोर्टल। ठीक है, रेल टेक पोर्टल में आप लोग क्या देखोगे, ध्यान सुनना। अगर किसी के पास बढ़िया स्टार्टअप का आइडिया है, ठीक है, या बढ़िया कोई आइडिया है रेलवे से रिलेटेड, तो रेल टेक पोर्टल पे जा करके अपना आइडिया सबमिट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्यूआर कोड बनाया है मैंने, जिसपे क्या होगा, हम लोग रेलवे के जो टिकट को स्कैन कर सकते हैं। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी आपने बहुत बढ़िया बनाई है जो कि रेलवे की मदद कर सकता है, और आप चाहते हो उसको स्टार्ट करना, तो आप इस पोर्टल पे जाओगे, रेल टेक पोर्टल पे अपना पूरा आइडिया सबमिट करोगे, देखोगे, और ये डायरेक्ट रेलवे ऑफिसर से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब आपको ऑफिस ऑफिस घूमने की जरूरत नहीं है। तो इससे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो रेल टेल पोर्टल, ठीक है वो। उसके बाद आप लोग देखोगे ई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, यानी कि ईआरसीटी। ठीक है बच्चे, क्या नाम है इसका, ईआरसीटी। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा कोर्ट। ठीक है, तो अगर रेलवे से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, चाहे वो पैसेंजर की शिकायत हो या किसी भी तरीके की शिकायत हो, तो आप सीधा यहाँ पर जाकर के क्या शिकायत कर सकते हैं। तो 3 चीजें अश्विनी वैष्णव ने अभी अनाउंसमेंट किया है। और अब देखो क्या है, अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने के लिए और डिजिटल न्याय वितरण के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए 3 प्रमुख सुधारों की घोषणा की। रेल टेक नीति 2026 है ना, उसके बाद रेल टेक पोर्टल और ई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, 3 पोर्टल आप लोग देखोगे, ताकि रेलवे को मॉडर्नाइज किया जा सके। किस किस तरीके से, टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, रेलवे पॉलिसी जो 2026 की बात है। ठीक है, इनोवेशन कहां से आएगा, नए नए आइडियाज रेल टेक पोर्टल पे आएंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे डिजिटल जस्टिस, यानी कि न्याय हो सके, डिजिटल जस्टिस हो सके, उसके लिए ईआरसीटी यानी कि रेलवे क्लेम्ड ट्रिब्यूनल। ये 3 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यूआईडीएआई ने पार्टनरशिप किया है गूगल के साथ टू शो आधार सेंटर। अभी देखिए, आप लोग गूगल मैप इस्तेमाल करते हो, है ना, गूगल मैप इस्तेमाल करते हो, तो गूगल मैप पे अगर आप आधार सेंटर डालते हो, तो आपको ना तमाम कई फेक, जैसे कि मैंने एक ऑफिस खोल लिया, मैं आधार कार्ड बना रहा हूँ भाई, खट 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 आधार कार्ड मैं बना रहा हूँ। अब मैंने ऑफिस खोल के बैठा हुआ हूँ आधार कार्ड बनाने के लिए, लेकिन मेरे को गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है। एक होता ऑथोराइज्ड आधार कार्ड बनाने का सेंटर, और एक होता है कि ठीक है मेरे को कंप्यूटर आता है, ऑनलाइन मेरे को काम आता है, मैं बैठ गया हूँ, आधार कार्ड बनाओ, सारी चीजें। तो यहाँ पे नकली फेक आधार कार्ड बहुत बनाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, फेक आधार कार्ड सेंटर। तो अभी गूगल के साथ यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिटी यूआईडीएआई, ठीक है बच्चों, यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, यही हमारा आधार कार्ड बनाता है, यही हमारा आधार कार्ड बनाता है। ठीक है, अब
इसी ने पार्टनरशिप कर लिया है गूगल के साथ कि भाई अब जो भी आधार कार्ड सेंटर होंगे ना, जो भी आधार कार्ड सेंटर होंगे ना, और कौन से आधार कार्ड भाई साहब, जो कि ऑथराइज्ड हैं, ठीक है बच्चे, आधार कार्ड सेंटर कौन से जो कि ऑथराइज्ड हैं, ऑथराइज्ड यानी कि गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है इनको, गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दे रखी है कि ठीक है भैया, मतलब आपको हम लाइसेंस देते हैं कि आप आधार कार्ड बनाओ। तो तकरीबन 60,000 आधार कार्ड सेंटर्स आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, ये सभी कहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे, अब गूगल मैप पे। अगर आप लोग कार्ड सेंटर नियर मी डालोगे ना, तो आपको फेक वाले अब नहीं दिखाई देंगे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वाले दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे समझ में आ गया, केवल और केवल ओरिजिनल वाले आपको दिखाई देंगे। तो ये गूगल के साथ एक पार्टनरशिप किया गया, यूआईडीएआई ने गूगल के साथ साझेदारी की, ताकि गूगल मैप पर 60,000 से अधिकतम आधार केंद्र दिखाए जा सके, जिससे निवासी आसानी से सत्यापित सेवाओं का पता लगा सके। यानी कि रजिस्टर्ड जो हमारा सेंटर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉन रजिस्टर्ड नकली फेक वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। ठीक है बच्चे, तो आज क्या है, 28 फरवरी, आज क्या है, 28 फरवरी। तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है बच्चों, विज्ञान यानी कि साइंस, दिवस यानी कि डे। तो 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं याद रखना, क्योंकि इसी क्योंकि इसी जो दिन 28 तारीख को, 28 फरवरी को क्या किया गया था, 28 फरवरी 1928 को, उसमें सा डेट नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, ठीक है। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने, सीवी रमन जी ने, ठीक है बच्चों, रमन जी एक फिजिसिस्ट थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट। इन्होंने क्या ढूंढा था, रमन इफेक्ट ढूंढा था, रमन इफेक्ट। अब रमन इफेक्ट क्या है, रमन इफेक्ट क्या बताता है कि जो लाइट है ना, अगर किसी सॉफ्ट चीज से या पारदर्शी चीज से गुजरेगी, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जैसे कि शीशे से लाइट गुजरेगी तो हल्का डायरेक्शन चेंज किया जाएगा, हो जाएगा लाइट का, ये बताता है। तो सीवी रमन जी के इस खोज की वजह से हम लोग लाइट, जिन जिन उपकरण में लाइट इस्तेमाल होती है, उनका सही मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें हमारे हिसाब से तो लाइट गुजर रही है, तो हम उसी के हिसाब से कोई भी मशीन बनाएंगे ना, लेकिन नहीं, हल्की सी लाइट बेंड होती है। ये इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इन्होंने ही दिया था 1928 में। उनके इन्हीं डिस्कवरी को याद करते हुए 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। आगे चल के इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, आगे चल के इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1930 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 1954 में, भारत रत्न भी दिया गया था 1954 में। ठीक है बच्चों, भारत रत्न। अभी 2026 में सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, 2026 की जो थीम है वो क्या है, वुमेन इन साइंस। ठीक है बच्चों, क्या है ये, वुमेन इन साइंस, यानी कि जो महिलाएं हैं विज्ञान के क्षेत्र में क्या है, एक कैटेलाइजर की तरह काम करती हैं विकसित भारत में। कैटेलाइजर क्या होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कैटेलाइजर होता है ना। किसी भी चीज का रिएक्शन होता है तो कैटेलाइजर के जरिए होता है। किसी भी चीज का अगर हम लोग कोई काम करते हैं बीच में, तो कैटेलाइजर का काम, तो साइंस को इंप्रूव करने वाली कैटेलाइजर के रूप में आप लोग देखते हो। ठीक है, किनको किनको, तो महिलाओं को, यही थीम है, वुमेन्स इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत को के लक्ष्य को पाने वाली जो कैटेलाइजर के रूप में औरतें काम कर रही हैं, इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, अब ये साइंस औरतों को किस किस फील्ड में यहाँ पे काम करना बताया गया है, तो स्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसको स्टेम बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोग देखोगे, आज 28 फरवरी को हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भारत ने 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता, ताकि सीवी रमन की रमन प्रभाव की खोज को सम्मानित किया जा सके। 2026 का विषय है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को प्रेरित करना। ठीक है बच्चों, विकसित भारत को प्रेरित करने वाली महिलाएं हैं। स्टेम के जरिए मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल ने लॉन्च किया नैनो बनाना टू। ठीक है बच्चे, नैनो बनाना टू गूगल ने लॉन्च किया। अब नैनो बनाना टू क्या है, इमेज इमेज जनरेट करने वाली एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है बच्चों, एक एक सॉफ्टवेयर है, यूं समझ लो, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करती है, जो कि इमेज डेवलप करती है, इमेज जनरेट करती है, इमेज बनाती है।
2.0 इसलिए क्योंकि पहला बनाना आ चुका है, ठीक है। गूगल का नैनो बनाना एक आ चुका है, लेकिन अभी 2 का मतलब क्या होता है, इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो गूगल गूगल ने लॉन्च किया है नैनो बनाना 2, जिसको जो जिसको कौन स्पॉन्सरशिप दे रहा है, मतलब पावर्ड बाय जेमिनी 3.1 फ्लैश इमेज, ठीक है बच्चों। जेमिनी आपने देखा होगा ना, उसके जरिए इमेज बनाता है। इमेज कैसी, बहुत तेज इमेज बन जाएगी। जैसे कि देखो, नैनो बनाना से 3 से 4 सेकंड में इमेज, नैनो बनाना से 10 से 12 सेकंड में इमेज बनती है। नैनो बनाना 2.0 से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड में ही आप लोग इमेज बना सकते हो, ठीक है, इमेज जनरेट कर सकते हो। बेटर टेक्स्ट रेंडरिंग, यानी कि जो टेक्स्ट आप दो उसको, उसके हिसाब से इमेज बना के आपको दे देगा, ठीक है। जिससे विजुअल क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि इमेज वगैरह ना, जो हमारी फोटोग्राफ वगैरह जो आएंगी, वो बहुत ज्यादा उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो गूगल ने जेमिनी 3.1 फ्लैश इमेज द्वारा संचालित नैनो बनाना 2 लॉन्च किया, जो तेज जनरेशन, बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग और उन्नत विजुअल क्वालिटी प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए रोज लेकर के आता रहूंगा राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जो भी साथी यहाँ पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपने ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।